सो अब इसी बेसिस पर हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री करेंगे, देन इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इसमें सोशल इकोनॉमिक अगर जरूरत पड़ी एक दो चीजों की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो वो बता दूंगा, अदरवाइज एलेबरेट वे में नहीं कराऊंगा। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री तो वो उसी हिसाब से। कल्चरल हिस्ट्री इनका आएगा क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपके पेपर में है तो वो आना ही आना है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लेते हैं, इनसे ही मेजर मेंस के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो पहला इसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, क्योंकि ये वंश फाउंड किया गया था, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और किस तरीके से फाउंड किया गया वो मैंने बताया आपको है कि किस तरीके से कौटिल्य, जो जिनकी इंसल्ट की गई थी धनानंद के द्वारा, वो मूव करते उनके कोर्ट से ये शपथ लेकर के कि मैं इस वंश को नष्ट कर दूंगा, और जाते समय एक बच्चा मिलता खेलते हुए उनके 1000 कारसा परने में खरीद लेते हैं, चांदी के सिक्के थे, खरीद लेते हैं, और उसके बाद जो है वो तक्षशिला ले जाते हैं, तक्षशिला में उनकी ट्रेनिंग चलती है। आफ्टर दैट ट्रेनिंग एंड व्हेन अलेक्जेंडर लेफ्ट इंडिया, तो उनके ही क्षेत्र को सबसे पहले जीता जाता है। देन वो मगध पहुंचते हैं, मगध के शासक के साथ युद्ध हुआ था, इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, ना तो लिटरेरी एविडेंस है और ना ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ना कोई फॉरेन अकाउंट हमारे पास है। ये पता ही नहीं चलता कि धननंद किस तरीके से हारा या मारा गया, बट ये बात क्लियर है कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश सत्ता में आ गया था। इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां मौर्य वंश स्टैब्लिश कर दिया होगा, ये लगता है। कोई भयानक युद्ध हुआ होगा, देयर वाज अ फियर्स बैटल between Dhananand and Chandragupta Maurya. In that battle, Dhananand was killed and a new dynasty was created there by Chandragupta Maurya with the help of Chanakya known as Maurya dynasty. तो ये बात इसमें आती है। उसके बाद हम एक्सटेंड देखेंगे, इसमें एक्सटेंड में कोशिश करेंगे कि न केवल चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए बल्कि अशोका के द्वारा जो राज्य विस्तार हुआ वो यही करा दूंगा मैं। बाद में अशोका का कलिंग युद्ध अलग से कराऊंगा, मेंस टाइप का। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंट में वो दोनों का आएगा, बाकी कोई साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ। जो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने किया या अशोक ने किया। अशोक ने केवल एक ही राज्य जीता था, कलिंग का, उसके अलावा कोई युद्ध ही नहीं था। और बाकी जितने एम्पायर एक्सटेंशन हुए वो सब किसने किए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार वाज अ पीसफुल रूलर, ही नेवर फॉट एनी वॉर टू एक्सटेंड हिज एम्पायर, बट ही मेंटेन दैट एम्पायर विच ही गॉट फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, अपने पिता से जो मिला था उसको मेंटेन करके रखा। ही नेवर एक्सटेंडेड हिज एम्पायर एंड ऑलमोस्ट 25 ईयर्स ही रूल्ड। एंड उसके बाद जो है ये सत्ता चली जाती है अशोक के हाथों में। अशोक ने जीवन में एक ही युद्ध किया, कलिंगा वॉर। आफ्टर दैट ही रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। ठीक है, ये अपना लिया उसने। तो इस तरीके की चीजें इसमें मिलती हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। इसको सीजीएम भी आप लोग लिख सकते हैं ना, आगे शॉर्ट फॉर्म यूज करें क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना, क्योंकि इतना बड़ा नाम बार बार लिखेंगे थक जाएंगे। हाँ, एग्जाम रूम में सीजीएम ना लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो कुछ भी पढ़ सकते हैं फिर सीजीएम का। 323 298 इनका टाइम पीरियड है। 298 बीसी। तो अब इनके बारे में एक्सटेंट ही हमें करना है, लेकिन पहले एक दो लाइन में लिखवा देता हूं और उसके बाद एक्सटेंट पर सीधे आएंगे। एक्सटेंट ही इनका जानना है, लिख लेंगे इसको। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड सीजीएम। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड this dynasty in Magad with the help of Kautilya, in 323 BCE, with the help of Kautilya in 323 BCE by removing Dhananand, by removing and eliminating, लिख लेंगे ना, by removing and eliminating Dhananand, by removing and eliminating Dhananand,
After getting thrown, he adopted aggressive. After getting thrown, he adopted aggressive expansion policy. After getting thrown, he adopted aggressive extension policy. Adopted aggressive extension policy. तो हेडिंग आपका कर लेंगे एक्सटेंट. मौर्यन एम्पायर. एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर. ये टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा गया है, उसी को डील किया जा रहा है. एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर. तो इसकी शुरुआत जो है हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से, मान ले अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया ये कि डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, इस तरीके क्वेश्चन अगर आ गया कुछ सीधे सीधे, तो आपको एक मैप भी इसमें बनाने का मौका पर्याप्त मिलेगा. एक मैप कम से कम बना सकते हैं, उसमें लोकेट कर सकते हैं. अशोक ने जो ऐड किया उसमें एम्पायर में वो अलग करेंगे, अलग कलर से करेंगे, बल्कि पेंसिल वगैरह थोड़ा कलरफुल ले लेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके. रेड कलर को छोड़ करके बाकी और कलर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. रही बात एम्पायर के एक्सटेंशन की, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया उसको भी अलग अलग कलर से शेडो कर सकते हैं. शेडो करके आप कर सकते हो उसको बड़े आसानी से. तो यहाँ पर एक मैप से ही इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें बनता है. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन कैसे और क्या कर सकते हैं हमें, तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं बताने की कोशिश करूं आपको, तो एक्सटेंशन के आसपास ही इसका इंट्रोडक्शन होगा. जैसे द ग्रेट मौर्यन रूलर्स लाइक चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका अडॉप्टेड extension policy or adopted aggressive extension policy of the empire, Mauryan empire, and by their aggressive extension policy it conquered many parts of the country, and thus established such type of empire which was extended from Kashmir in the north and Karnataka Tamil Nadu boundary in the south, and Bengal in the east, and Afghanistan, eastern Afghanistan in the west. इस तरीके की चीजें हो जाएंगी, तो आपका पूरा एम्पायर एक्सटेंड आ गया, उसमें चीजें आ गई. बहुत सिंपल से है, तो बहुत मुश्किल नहीं होता. लिख लें इसको, पहले इंट्रोडक्शन एक. द ग्रेट मौर्यन रूलर्स, द ग्रेट मौर्यन रूलर्स, चंद्रगुप्त मौर्य एंड लेटर अशोका adopted expansionist policy, expansionist policy. एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, विस्तारवादी नीति ना. एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. ड्यू टू दिस, they created, due to this they created a big empire. Due to this they created a big empire in the Indian subcontinent, big empire in the Indian subcontinent, which had been expanded from Kashmir in the north, which had been expanded from Kashmir in the north to South Karnataka, in the south, comma, Bengal in the east,
Bengal in the east, and eastern Afghanistan in the west. Thus, Mauryans had controlled scientific boundary of India that is Hindu Kush region. Hindu कुश पर्वत का नाम है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बाउंड्री पर है, हिंदू कुश रीजन. After saturation of the empire, Ashoka adopted Dhamma policy. Which was a type of cultural conquest. सांस्कृतिक विजय. Which was a type of cultural conquest policy. ठीक है. अब इसमें मैंने जानबूझ करके यहां तक किया इसको है कि जब मौर्य एम्पायर सैचुरेटेड पोजीशन में चला गया, मतलब इतना एम्पायर एक्सटेंड हो गया कि इससे बड़ा एम्पायर अब बनाया नहीं जा सकता था. अगर बनाते तो जल्दी कोलैप्स कर जाता. तो जितना बन गया था ना अशोक के कलिंगा वॉर तक, उतने बड़े एम्पायर को अब कंसोलिडेट करना था. तो दैट्स व्हाई अशोका स्टार्टेड कंसोलिडेशन पॉलिसी एंड फॉर दैट अडॉप्टेड धम्मा पॉलिसी व्हिच वाज अ टाइप ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी ऑन द फॉरेन रूलर्स. यानी जो विदेशी शासक थे उनको ये कह करके मैंने शांतिपूर्वक नीति अपना ली है, आपसे भी शांति की उम्मीद करता हूं. ठीक है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी बना ली गई और उसके थ्रू जो है अब विजय कार्य नहीं किया गया सेना लेकर के, बल्कि एक कल्चरल कॉन्क्वेस्ट किया गया, सांस्कृतिक अभियान किया गया. वहां पर राजदूत भेजे गए, उनके क्षेत्रों में डेवलपमेंट के वर्क करवाए गए. दूसरे देशों में भी पशुओं के लिए कुएं खुदवाए गए, पेड़ लगवाए गए, व्यक्तियों के लिए सड़कें बनवाए गए, हॉस्पिटल्स बनवाए गए, ये सारे काम किए गए. तो इट वॉज ए टाइप ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट. जस्ट लाइक इन द केस ऑफ टूडेज इंडिया जो करता है अफगानिस्तान के लिए, वो अफगानिस्तान में बहुत सारे सपोर्ट कर रहा है. वो कहीं पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनवाने में, कहीं हॉस्पिटल बनवाने में सपोर्ट कर रहा है. तो वो एक कल्चरल कॉन्क्वेस्ट है, सॉफ्ट पॉलिसी इसको कहा जाता है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी. और सॉफ्ट डिप्लोमेसी बहुत वर्क करता है. कहीं किसी से हमें युद्ध लड़ना हो ना, तो युद्ध तो हार्ड डिप्लोमेसी हो गया, ये कोई मतलब नहीं इसका होता. बट सॉफ्ट डिप्लोमेसी ये है कि हम अपने देश के जो स्कॉलर्स हैं उनको दूसरे देश में भेजें, वहां से स्कॉलर्स आए, एक्सचेंज हो, फिल्म के कलाकार एक दूसरे देश में एक्सचेंज हो, म्यूजिशियंस एक दूसरे देश में एक्सचेंज हो, इससे, और क्रिकेट मैच जैसे एक दूसरे देश से हो. जैसे भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते बड़े दिनों से खराब है. अब पता चला है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद में, तो प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे लेकिन विदेश मंत्री जाएंगे. ठीक है, आप बुलाया उन्हीं को गया होगा शायद, पता नहीं. ठीक है, क्योंकि ये हेड ऑफ द नेशंस का मीटिंग है, मतलब राष्ट्र के प्रमुखों की, उसमें एक विदेश मंत्री का क्या काम है. लेकिन फिर भी जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी, सो कॉल्ड दुश्मनी चल ही रही है. ठीक है, एक कोल्ड वॉर टाइप का माहौल बना हुआ है, लेकिन इसे दूर करने की कोशिश होती रहनी चाहिए. क्योंकि एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा भी था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं. तो पड़ोसी तो नहीं बदल सकते हैं, पड़ोसी तो वही रहेंगे ना, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई और हो, पड़ोसी वही रहने हैं. ठीक है, लेकिन दोस्त बदलते रहेंगे. तो दोस्त बदलने से पड़ोसी की समस्या खत्म नहीं होगी ना. पता चला कि पड़ोसी को दोस्त न बना करके उनके दोस्त को दोस्त बना लिया. तो प्रॉब्लम यह है कि अब कौटिल्य वाली पॉलिसी चलती नहीं है देश में, कि कौटिल्य का कहना था कि पड़ोसी के पड़ोसी दोस्त होते हैं. तो पड़ोसी क्या करे, पड़ोसी तो आपको परेशान करके रख देगा सीमा पर.
तो सबसे जरूरत आज की पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में, कि पड़ोस शांत होना चाहिए। पड़ोस शांत होगा तो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पड़ोस में ही सेना लगानी पड़ती है, और सेना पर खर्च इकोनॉमिक्स के अनुसार अननेसेसरी माना जाता है। किसी भी देश में सेना पर खर्च अननेसेसरी माना जाता है, वो भी वैसे देश में जिसमें जनसंख्या बहुत बड़ी हो और गरीबी बहुत हो। ठीक है। और अमेरिका जैसे देश में अगर युद्ध वो सेना खड़ी करते हैं दूसरे देश में भी, तो उनका इंटरनेशनल कंसर्न है। ठीक है। उनकी जनसंख्या भी इतनी नहीं है, 32 से 34 करोड़ जनसंख्या है, और हमने कहने के लिए 140 करोड़ है ना, पता नहीं कितने होंगे। ठीक है, सिर्फ कहने के लिए। तो सोच लें आप लोग कि इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने छोटे से क्षेत्र में और इतनी छोटी इकोनॉमी के साथ, अमेरिका की इकोनॉमी से बहुत कम हम लोग हैं। हम लोग, मैं अगर $4 ट्रिलियन भी मान लूं आज की डेट में, चले मान लेते हैं $4 ट्रिलियन, तो अमेरिकन इकोनॉमी जो है 22 से 24 ट्रिलियन डॉलर की है। अब सोच ले कितना गुने बड़ी है। ठीक है। चाइना की इकोनॉमी हमसे 4 गुनी ज्यादा बड़ी है। चाइना की जनसंख्या हमसे कम हो गई है, एरिया उसका हमसे 3.5 गुना बड़ा है। ठीक है, यानी हमारे एरिया क्षेत्रफल से उनका 3.5 गुना। तो हम अपने देश में बहुत बड़ी जनसंख्या को कवर कर रहे हैं। इसीलिए हम कोई भी यहाँ पर, मतलब जैसे मेट्रो चलाए या कुछ भी, तो वहां पर कस्टमर मिलने कम नहीं आएंगे, बहुत कस्टमर आएंगे वहां पर। यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप यूरोप में चले जाए, मेट्रो ट्रेन में घूम कर चले जाए, पूरे ट्रेन में पता चलेगा 10-20 आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है। वहां पर मेट्रो ट्रेन में इतने ही रहते हैं, खोजते खोजते आदमी मिलेंगे, पता चला एक कंपार्टमेंट में 2-4 लोग बैठे हुए हैं। वहां पर क्या है कि मेट्रो ट्रेन में अगर आप चढ़ गए तो ऊपर से पहली बात तो सीट नहीं मिलेगी बैठने की, ऊपर से भाई साहब ने अगर आपको जगह दे दी सामने वाले, तो उस भाई साहब को आप उतार करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी कर लें। मतलब इतना पूरा अंदर घुसपैठ कर जाएंगे कि भाई साहब बाहर निकल जाएंगे उसमें से, सीट में से। ठीक है। और बाकी लोग खड़े जो रहेंगे ना, वो किसी तरीके से ऊपर सर करके खड़े रहेंगे अपने, नीचे तो देखेंगे नहीं, क्योंकि देखने की नीचे तो सर टूट सकता है उनका है, नीचे देखेंगे तो मतलब ऊपर ही देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है। अब पता चलेगा किसी की हाइट छोटी है तो इसलिए मुंह लोग ऊपर करके ही खड़े रहते हैं वहां पर हैं। और दिल्ली मेट्रो में विशेष रूप से, अब तो बहुत जगह मेट्रो खैर बन रहा है, पटना में भी मेट्रो बन रहा है। ठीक है। भीड़ वहां भी बहुत है, तो वहां पर भी किसी को चढ़ने और उतरने की जरूरत नहीं, अपने आप भीड़ चढ़ा देगी और उतार देगी, जैसे दिल्ली में करती है। हाँ, वो हर स्टेशन पर ये होता है, राजीव चौक में तो विशेष रूप से होता है। अपने आप, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खड़े रहें बस, अपना शरीर लेकर खड़े हो जाए, अपने आप भीड़ चढ़ा देगी, उतार देगी। तो हिलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बस ये देख ले कि भाई साहब हमें जिस स्टेशन पर उतरना है उसकी नहीं तो अगर पीछे भीड़ में दबे हुए हैं ना आप, तो पता चलेगा स्टेशन निकल जाएगा और आप भाई साहब आपको उतार भी नहीं पाएंगे, जो आगे वाले वही उतरते हैं। तो भाई साहब जो पीछे वाले ना खुद ही इधर उधर से करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी जो पीछे दब गए हैं, अब उनका स्टेशन आने के समय आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि स्टेशन आ रहा है, जबकि उसमें बत्ती ब्लिंक करती रहती है, कौन सा स्टेशन नेक्स्ट है, आता रहता है उसमें। तो कुछ लोग उसको देखते रहते हैं। अनाउंसमेंट भी कुछ लोग नहीं सुनते ना, कान में डाल डाल करके, आजकल तो जानते ही हैं, गले में डाल लिया, कान में डाल लिया, ठीक है, हो गया। वो तो भाई साहब की आवाज भी नहीं सुनेंगे कई बार। हाँ, बोलने वाली बहन जी है ना, लेकिन भाई साहब आसपास जो होते हैं वो लोग, ठीक। अरे उनके साथी और भी लोग होते हैं ना सफर करने वाले, उनकी कई बार स्टेशन पर आपस में बातचीत होने लगते हैं, अगला स्टेशन आ रहा है, तो वो भी नहीं सुनते वो लोग हैं। बाकी अनाउंसमेंट तो नहीं सुनेंगे। ठीक है। कुछ स्टेशन बहुत खतरनाक है, जैसे इन्होंने बताया राजीव चौक, ये तो मतलब एक्सट्रीम लेवल पर है। ठीक है। बहुत भीड़, क्योंकि वो बहुत जगहों से वहां से ट्रैफिक अलग होता है ना, बाइफरकेट होता है कई जगहों के लिए, इसलिए वहां पर बहुत भीड़ रहती है वहां पर। लेकिन और स्टेशन पर भी रहती है, ऐसा नहीं कम रहती है, मतलब कहीं खाली तो नहीं मिलेगा। हाँ, आगे जैसे स्टेशन कम होते जाएंगे तो बहुत होगा, तो कुछ खड़े लोग नहीं मिलेंगे, बैठे तो सारे सीट पर मिलेंगे। मतलब लास्ट स्टेशन पर जाकर के 2-4 सीट 10 सीट खाली हो जाए तो हो जाए, ये हालत है। और मेट्रो का जाल तो दिल्ली में जबरदस्त बिछ गया है। हाँ, इंटरकनेक्शन पर तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन सुबह के समय में 10-11 बजे तक, सुबह से लेकर मतलब 8 से लेकर 11 के बीच में कहीं पर भी जाना, भीड़ हर जगह मिलेगा। और शाम को 3-4 बजे शुरू हो जाता है और 9 बजे तक, 10 बजे तक लोग ऑफिस गोअर्स जो होते हैं ना, वो छूटते हैं जब, तो मेट्रो ट्रेन का ही वो सहारा उनके पास होता है, क्योंकि बस में चलना आसान नहीं है। मेट्रो ट्रेन आसान होता है, थोड़ा सा एसी वगैरह भी लगा होता है तो ठीक रहता है,
वैसे बसेस में भी एसी है, लेकिन काम करता नहीं वो एसी है। चलिए, एक्सटेंट मैप बनाना है। अच्छा, मैप बनाना है, हाँ मैप बना ले जल्दी से। कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं बनाऊँ, देख कर बनाऊँ हैं। चलिए बना ले जल्दी से। अफगानिस्तान भी बना लेंगे इधर वाले। ईस्टर्न अफगानिस्तान और ये सिंध तक, बलूचिस्तान तक का रीजन है ना ये। पाटलिपुत्र है, और ये पूरा एरिया जो है धननंद के कब्जे में था। ये धननंद से जीता गया। और गुजरात, पता नहीं कौन सा कलर दिखेगा, वो समझ में नहीं आ रहा है। दिख रहा है ना। नेपाल, नेपाल भी था कब्जे में। नेपाल में अशोक ने टैक्स भी माफ किया था। लगभग आ गया। कश्मीर, नेपाल, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। अब ये बना लिया ना, तो इसके बाद एक मैप पूरा एम्पायर को दिखाते हुए बनेगा पूरा। उसको एक शैडो करेंगे और दक्षिण में उनके पड़ोसी राज्य दिखाएंगे, और चारों तरफ का एरिया दिखा देंगे कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में।
तो एक मैप इसमें और चांसेस है बनने का, यानी 2 मैप बन सकता है इसमें है। एक तो ये, इससे क्या होगा कि एम्पायर एक्सटेंड कहाँ कहाँ किया वो सारे इसमें हैं। कुछ जगहों के बारे में, जीतने के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो मौर्यों के एम्पायर में था। अब कैसे था वो आइडिया नहीं है, ठीक है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इतना है कि कुछ लिटरेचर पार्ट है, कुछ इंस्क्रिप्शन है और कुछ और चीजें हैं जिससे पता चलता है कि वहां पर उनका अधिकार था मौर्यों का, ठीक है। जैसे कर्नाटक में अधिकार जो है जैन ग्रंथ से मिलता है, बट ये कैसे जीता गया पता नहीं है, ठीक है। गुजरात में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जीता गया कैसे पता नहीं है। कश्मीर में राजा तरंगिनी से मिलता है, ठीक है, अशोक ने यहाँ श्रीनगर बनवाया था। नेपाल में कर माफ किया था अशोक ने, तो कर तो वही माफ किया जाएगा ना जो उसके साम्राज्य में होगा, उसके साम्राज्य में नहीं होगा तो टैक्स कैसे माफ करेगा। नेपाल वाला जो लुम्बिनी वाला एरिया है ना, वहां से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, उस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया कि 1/8 टैक्स को रिड्यूस कर दिया था वहां पर, ठीक है। तो ये है, बाकी इसको जीता गया था, बट जानकारी इसके बारे में नहीं है। इसको जीता गया था, इस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रॉपर है क्योंकि ये मिलता है 305 में सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था। इसके बारे में जानकारी बस इतनी है कि सिकंदर के जो सेनापति और कमांडर थे उनको भगा दिया गया और इस क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया गया। बाकी के बारे में, कलिंग के बारे में तो अशोक ने जीता था ये राज्य, ठीक है। हो गया, बना ले जल्दी। वही तो पढ़ा रहा हूं, इसी को एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी एक ही बात होती है। इंपीरियलिस्ट का मतलब एक्सपेंशनिस्ट होता है, ठीक है, एक ही बात है। हो गया ना सबका? हाँ तो लिखें। अब इस एक्सटेंड के बारे में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा बता देता हूं मैं, देन अशोका का कंक्लूड करेंगे इसमें और इसको एंड करेंगे फिर कंक्लूड करके लिख लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर गेटिंग ट्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर गेटिंग ट्रेंड इन तक्षशिला, आफ्टर गेटिंग ट्रेंड इन तक्षशिला, getting trained in Taxila by Kautilya, comma, adopted expansionist policy, adopted expansionist policy, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्टली he concurred, the region of Punjab and Sindh, from the successors of Alexander, it was easy for Chandragupta Maurya, इसी में करना है ना, it was easy for Chandragupta Maurya to conquer Punjab and Sindh, it was easy for Chandragupta Maurya to conquer Punjab and Sindh because Alexander established only 3 administrative units. Alexander established only 3 administrative units in that region. Alexander established only 3 administrative units
In that region, and Alexander's successors were weak. Alexander's successors were weak.